नमस्कार दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए जानदार एवं शानदार वीडियो में। तो आज का ये जो वीडियो है आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जो सोशल साइंस के इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं। काफी सारे बच्चों ने बोला था कि सर आप जो नेक्स्ट वीडियोज में सोशल साइंस के सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि सीधा सीधी एग्जाम में पूछा जाएगा, तो उस क्वेश्चन को लेकर के आइएगा। फाइनली इस वीडियो में मैं सोशल साइंस के एकदम वीवीआई सब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर के आ गया हूं, जो कि आपका जो है सीधे सीधे एग्जाम में पूछा जाएगा। तो ये जो वीडियो है आप सबके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक एकदम कंसंट्रेट के साथ जो देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए बिना समय गवाए हम लोग वीडियो को करते हैं शुरुआत। लेकिन इससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वाला वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या बोल रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या था। जैसा कि आप सभी को पता है कि इटली और जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था तो उसमें जो ऑस्ट्रिया था तो उसका क्या भूमिका था, ठीक है। तो आइए सबसे पहली बात आपको क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है कि आपका जो पूरा में से पूरा नंबर जो है मिले, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी है। स्टूडेंट जो एग्जाम में जाकर के कुछ भी लिख करके आ जाते हैं, उनका जो नंबर काट लिया जाता है, उसके बाद बोलते हैं कि हमने क्वेश्चन का आंसर तो सही सही दिया था बट हमारा जो है नंबर नहीं दिया था। लेकिन होता क्या कि आपको जो है क्वेश्चन का आंसर जैसे तैसे लिख देते हो, तो इसलिए टीचर क्या करते हैं कि आपका जो नंबर काट लेते हैं, ठीक है। तो आपको ये एकदम बिल्कुल अच्छे तरीके से क्वेश्चन का आंसर लिखना है, एकदम बिल्कुल लाइन बाय लाइन लिखना है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की क्या भूमिका था, तो किस तरीके से लिखना है। तो देखिए सबसे पहली बात ध्यान से सुनिए, हमको वो बताना है कि ऑस्ट्रिया का क्या भूमिका था, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि इटली और जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया का भूमिका यही था, यानी कि क्या था वो हम लोग जो है अब लिखने के लिए शुरुआत करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इस तरीके से टीचर को भी लगेगा कि हाँ स्टूडेंट में कुछ दम है, कुछ अच्छा तरीके से क्वेश्चन का आंसर जो है दे पा रहा है, ठीक है। तो क्या था कि देखिए कि इटली और जर्मनी का एकीकरण जो ऑस्ट्रिया की शर्तों पर हुआ था। इटली और जर्मनी का जो एकीकरण हुआ था वो ऑस्ट्रिया की शर्तों पर हुआ था। कैसे? क्योंकि इटली और जर्मनी का जो प्रांत था तो उस प्रांत पर ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था, यानी कि हस्ताक्षर था, ठीक है। और ऑस्ट्रिया को इटली एवं जर्मनी से बाहर करने के बाद ही इटली और जर्मनी का जो है एकीकरण संभव हो पाता। तो इसीलिए वहां पे सबसे ज्यादा जरूरी था कि ऑस्ट्रिया को उन दोनों से अलग किया जाए, यानी कि उसको जो है बाहर निकाला जाए। और हालांकि दोनों राष्ट्र ने मिल करके, यानी कहने का मतलब है दोनों राष्ट्र, कहने का मतलब इटली और जर्मनी ने इस ऑस्ट्रिया को बाहर करने के लिए क्या किया, उन्होंने जो विदेशी सहायता भी लिया था। तो उसके बाद जो उन्होंने ऑस्ट्रिया को बाहर कर दिया, उसके फलस्वरूप जो जाकर के इटली और जर्मनी का एकीकरण संपन्न हो गया, ठीक है। तो बेसिकली ऑस्ट्रिया का भी जो है भूमिका इसमें जो भी था हमने यहाँ पे जो लिख दिया है। इस तरीके से अगर आपको जो टीचर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप जांचेंगे तो वहां पे जो आपका फुल में से फुल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो कुछ ही तरीके से हर एक क्वेश्चन का आंसर आपको जो है लिखना है लाइन बाय लाइन। सो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। इतना ही आपको लिखना है एग्जाम में जाकर के, ज्यादा कुछ नहीं लिखना है। चलिए, तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोल रहा है कि इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था। देखो इटली के एकीकरण में जो मेजनी था तो मेजनी का बहुत ही बड़ा योगदान था, लेकिन क्या योगदान था वो जो है आप सबको लिखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन का जो शुरुआत हम लोग कुछ यहां से करेंगे कि सबसे पहली बात, जो मेजनी था वो दार्शनिक, साहित्यकार तथा राजनेता के साथ साथ लोकतांत्रिक विचारों का समर्थन रखता था, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे एक बात और था कि जो हमारा मेजनी था तो वो एक सेनापति भी था, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था कि उसने राष्ट्रवादी भावनाओं से जो है प्रेरित होकर के उन्होंने क्या किया कि गुप्त क्रांतिकारी के कार्बोनरी की जो है सदस्यता भी ग्रहण कर लिया था, ठीक है। क्योंकि उनके जो प्रति वो जो हमारा था तो वो क्या था, वो विचारों के जो समर्थक थे, कुशल सेनापति भी था। तो इस वजह से उन्होंने क्या किया था कि राष्ट्रवादी भावनाओं से प्रेरित होकर के गुप्त क्रांतिकारी के कार्बोनरी का जो है उन्होंने सदस्यता, यानी कि उनमें जो जाकर के शामिल हो गया, ठीक है। हालांकि मेजनी ने अपने गणतंत्रवादी उद्देश्यों के प्रचार के लिए उन्होंने क्या किया कि 1831 में यंग इटली का स्थापना भी कर दिया, ठीक है। क्योंकि उनको जो है उस चीज में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट था, ठीक है। तो उन्होंने जो है फाइनली क्या किया कि 1831 में यंग इटली का स्थापना भी कर दिया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो जिसका मुख्य उद्देश्य था कि इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त कराकर उसका जो एकीकरण किया जाए। ये जो है यंग इटली, यानी कहने का मतलब है कि यंग इटली का जो संस्थापक था मेजनी, तो उनका जो है ये हमारा मतलब सोच था, ठीक है, कि इटली को ऑस्ट्रिया से मुक्त करा दिया जाए और उसका जो एकीकरण संपूर्ण किया जाए, ठीक है। सो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इटली के एकीकरण में मेजनी का अच्छा योगदान रहा है, ठीक है। और इसी वजह से इटली को पैगंबर भी जो है कहा जाता है मेजनी को, ठीक है। यानी कि मेजनी को इटली का पैगंबर भी कहा जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है, तो आपको ज्यादा नहीं लिखना है। ये बेसिकली क्वेश्चन जो है 2 से 3 मार्क्स का आएगा, तो उसी हिसाब से आपको लिखना है, ठीक है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में भी पूछा जा सकता था, तो 5 नंबर में पूछेगा तो उसके लिए मैं आपको जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन में जो है आप सबको ज्यादा डिटेल में बता दूंगा, ठीक है। हाल के लिए आपको यहाँ पे जो छोटे छोटे पॉइंट जो लिख करके आना है, ताकि आपका जो पूरे के पूरे नंबर मिल जाए, ठीक है। चलिए, इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है। सो क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोल रहा है कि खूनी रविवार किसे कहते हैं। खूनी रविवार किसे कहते हैं, तो इसका देखिए आंसर हम लोग को किस तरीके से लिखना है कि 1905 ईस्वी के रूस जापान के युद्ध में, 1905 ईस्वी में क्या हुआ था, तो रूस और जापान का युद्ध हुआ था, जिसमें हुआ क्या था कि रूस जो है एशिया के एक छोटे से देश, क्योंकि जापान जो है एशिया का एक बहुत ही छोटा देश है, और उसमें रूस जो है क्या हो गया था, तो पराजित हो गया था, यानी कि हार गया था, ठीक है। एशिया के एक छोटे से देश जापान से हार गया था, और उन्हें उसके बाद हुआ क्या कि हार के अपमान के कारण जो रूस का जनता था, तो रूस का जनता ने क्रांति कर दिया। क्या कर दिया? क्रांति कर दिया। क्योंकि सोचो कि रूस इतना बड़ा देश और जापान एक
एशिया का सबसे छोटा देश यानी कि बहुत ही छोटा देश है, जो कि जापान से रूस अगर हार गया तो वहां के जो जनता था उन्होंने क्या कर दिया, क्रांति कर दिया। ठीक है, क्रांति के दौरान क्या किया कि लोगों ने 9 जनवरी 1905 ईस्वी को समूह प्रदर्शन करते हुए क्या किया कि सेंट पीटर्सबर्ग स्थित महल की ओर जा रहे थे क्रांति करते करते, तभी उन्होंने क्या किया कि जार की सेना ने उस निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो कर दिया, तो जिससे हुआ क्या था कि वहां पर जो हजारों लोग मारे गए थे। ठीक है, और जो बेसिकली वो घटना हुआ था वो घटना रविवार के दिन ही हुआ था, तो इसीलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तो खूनी रविवार बोलते हैं। ठीक है, और उससे जो हम लोग खूनी रविवार के नाम से जानते हैं। तो ये है आपका इस क्वेश्चन का आंसर, जो कि आपको इस तरीके से लिखना है ताकि आपको जो फुल में से फुल मार्क्स मिल सके। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 3 आपको क्लियर है। अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए कह रहा है अक्टूबर क्रांति क्या है। तो चलिए, अक्टूबर क्रांति ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है, ऑलरेडी कई बार पूछा जा चुका है, तो इसका आंसर आपको किस तरीके से देना है तो ध्यान से देखते रहिए। कह रहा है अक्टूबर क्रांति जिसे हम लोग बेल्शेविक क्रांति या नवंबर क्रांति भी जो कहते हैं। ठीक है, अक्टूबर क्रांति को याद रखिएगा, बेल्शेविक क्रांति भी कहते हैं या फिर नवंबर क्रांति भी कहते हैं, जो 1917 में रूस के सरकार के विरोध में हुआ था। ये जो क्रांति हुआ था तो किसके विरोध में हुआ था, तो 1917 ईस्वी में हुआ था, नवंबर 1917 में, और साथ ही साथ रूस के सरकार के विरोध में हुआ था। ठीक है, इसका नेतृत्व जो है लेनिन ने किया था। क्वेश्चन आ सकता है कि अक्टूबर क्रांति या फिर बेल्शेविक क्रांति या फिर नवंबर क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, तो लेनिन ने किया था। ठीक है, वहां के लोगों ने क्या किया था कि बैंकों, डाकघरों, कचहरी, रेलवे स्टेशन एवं अन्य सरकारी भवनों पर कब्जा करके सरकार का जो एकदम खूब विरोध किया। ठीक है, और इसी को हम लोग बोलते हैं अक्टूबर क्रांति या फिर बेल्शेविक क्रांति। ठीक है, सो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो चलिए इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ठीक है, सो फिलहाल अगर आपको चीजें समझ में आ रहा है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं। तो देखिए सर्वहारा वर्ग एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वहारा नाम से यह स्पष्ट है, सर्वहारा। ठीक है, सो कह रहा है कि समाज का वैसा वर्ग जिसमें किसान, कृषक, मजदूर, सामान्य मजदूर और आम गरीब लोग शामिल हो तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सर्वहारा। ठीक है, इसमें जो है सभी लोग आ जाते हैं। कौन कौन से लोग, तो जो सभी लोग आने का मतलब है किसान हो गया, कृषक हो गया, मजदूर हो गया, सामान्य मजदूर और आम गरीब लोग जो है सब शामिल हो तो उसी लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, तो सर्वहारा वर्ग बोलते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे। 1848 ईस्वी में जो फ्रांसीसी का क्रांति हुआ था तो उसके क्या कारण थे, तो हम लोग जो इसका आंसर लिखेंगे कि 1848 ईस्वी की जो फ्रांसीसी क्रांति हुई थी तो इसके निम्न कारण थे। ठीक है, तो नंबर 1 में हम लोग को क्या लिख देना है कि शासन पर माध्यम वर्ग का प्रभाव था, जो शासन चल रहा था तो उस पर माध्यम वर्ग का प्रभाव था। सेकंड नंबर में हम लोग को लिखना है राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव था, जो हमारा राजनीतिक दल था तो उसमें जो संगठन यानी कि एकजुटता का भावना था तो वो पूरा नहीं था। ठीक है, उसमें जो कुछ ना कुछ कमी थी यानी कि अभाव था। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे आपको लिखना है समाजवाद का प्रसार था, और साथ ही साथ सबसे बड़ा रीजन ये था कि लुई फिलिप की नीति की असफलता। ठीक है, लुई फिलिप की नीति की असफलता जो कि प्रमुख कारण था। लुई फिलिप ने क्या किया था कि जनता की तत्कालीन समस्याओं को सुलझाने में असफल रहा था। ठीक है, जो कि 1848 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति के मुख्य कारण था। ठीक है, इसमें चौथा नंबर सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, लेकिन फिलहाल आपको जो सभी पॉइंटों को लिख देना है ताकि आपको जो अच्छे से अच्छे नंबर मिल पाए। ठीक है, ओके, तो उम्मीद करता हूं कि इसमें भी जितने सारे क्वेश्चन मैंने आज जो आपको बताया, टोटल जो है 6 क्वेश्चन मैंने आपको जो बताया, सो उम्मीद करता हूं कि इन क्वेश्चन को आप अच्छे तरीके से लिख करके याद कर लेंगे। यहाँ पे देखो देने का मैं एक दिन में 20-20 क्वेश्चन भी करवा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं उतना ही क्वेश्चन आप सबको करवा रहा हूँ कि उतना जो क्वेश्चन आप याद कर सकते हो इजीली। ठीक है, 1 बार 2 बार 3 बार जितना बार भी हो सके जल्दी से वीडियोस को देख करके इसको याद करते जाइए। ठीक है, मैं आपको डेली 5-5 क्वेश्चन जो है देता जाऊंगा, इसलिए कि ताकि आप उतना जो याद कर सके। नहीं तो देखो देने का तो मैं आपको पूरा जो पीडीएफ ही दे दूंगा बशर्ते, लेकिन आप क्या होगा कि आप उतना याद नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको डेली 5 से मतलब 10 क्वेश्चन के नीचे ही रहेगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन भी हो सकता है कभी कभार। तो उम्मीद करता हूँ कि जो वीडियो आप सबको काफी पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, एंड देन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। ठीक है, सो फिलहाल के लिए बस इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए सिया, हैव अ गुड डे, बाय बाय।